हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर सर्कुलेशन। समझेंगे कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं और ये किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ठीक है, आई होप आपने जो पुरानी वीडियोस हैं वो जरूर देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आई अर्ज कि एक बार जाकर जरूर देख लीजिए सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजिली स्टैब्लिश कर पाए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर सर्कुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर कुछ पेक्युलरिटीज देखने को मिलेगी। और ये पेक्युलरिटीज क्या है, हम देखते हैं कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, उसके ब्लड के अंदर आपको किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, जैसे कि ह्यूमंस के ब्लड के अंदर आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसके ब्लड के अंदर किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होने की वजह से हम देखते हैं कि इनका जो ब्लड है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि फूड और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाना। ठीक है, यानी यहां पर जो ब्लड होगा वो कलरलेस होता है क्योंकि किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा इस इनके ब्लड के अंदर किसी भी तरीके का कॉर्पोस्कल्स देखने को नहीं मिलेगा, ब्लड सेल्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी ल्यूकोसाइट्स हो गया, आरबीसीज हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर हार्ट भी प्रेजेंट नहीं होता। हार्ट के जैसा फंक्शन करने के लिए यहां पर एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनस विनोसस बोलते हैं। तो साइनस विनोसस क्या है, हार्ट के जैसा फंक्शन करता है बट वो एक्चुअल में हार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसके ब्लड के अंदर किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, ना ही कोई ब्लड कॉर्पोस्कल्स होता है, जिसकी वजह से ब्रेंकियोस्टोमा का जो ब्लड है वो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी वो गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहां पर जो ब्लड है उसका सिर्फ और सिर्फ काम होगा फूड और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाना। ठीक है, उसके अलावा यहां पर किसी भी तरीके का आपको हार्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्टाइल और पल्सटाइल नेचर के होते हैं, यानी वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से वो ब्लड को आगे की तरफ मूव करवा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी चीजों को एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा वो क्लोज टाइप का देखने को मिलेगा। क्लोज टाइप के सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वो विद इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ही हो रहा है, किसी भी ओपन चैम्बर के अंदर नहीं हो रहा। जो भी ब्लड मूव करेगा वो क्या है, डिफरेंट आर्टरीज और डिफरेंट वेन्स के अंदर ही मूव करेगा, किसी ओपन चैम्बर के अंदर मूव नहीं करता। ये चीज आपको इसको ध्यान रखना है। इसकी वजह से यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा वो कैसा होगा, क्लोज टाइप होगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके अलावा इनके ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जैसे कि हीमोग्लोबिन वो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ब्लड कॉर्पोस्कल्स भी एब्सेंट होता है। ये दोनों चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये दोनों चीजें एब्सेंट है तो यहाँ पे ब्लड का काम क्या होगा, तो यहाँ पे जो ब्लड का प्राइमरी रोल है वो सिर्फ और सिर्फ फूड और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये उसको करवाता है। ठीक है, तो ये बात हमें इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा ये क्या है, गैसेज एक्सचेंज में जैसे कि O2 और CO2 उसके एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बात आपको उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हार्ट की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का हार्ट आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह क्या है कि जितने भी ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर
सारे के सारे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, यानी काफी ज्यादा मस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल और पल्सटाइल होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं और ब्लड को आगे की तरफ सर्कुलेट करवा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा के सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम की मदद से पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ जाते हैं, देन सारी चीजों को फिर पीपीटी की मदद से वन बाय वन करके समझ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, जब हमें डायग्राम एक बार क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीजें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बार आपको ध्यान से बोर्ड पे समझना है और सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक बार बेसिकली ध्यान रखना है, सो दैट कि जब हम पीपीटी पढ़ें तो ये सारी चीजें हमें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, उसके अलावा इन सारी चीजों को आपको अभी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आफ्टर लेक्चर ये डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से इसको आप आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं इस डायग्राम को और समझते हैं कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर सर्कुलेशन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको तीन ब्लड वेसल्स आके मिलती हुई दिख रही हैं, तो यहां पर जब ये जो तीनों ब्लड वेसल आके मिलती हुई दिख रही हैं, तो ये जो मिलने वाला जो पॉइंट है जहां पर आपस में तीनों ब्लड वेसल मिल रही है, वहां पे एक छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनस विनोसस। ठीक है, अभी जो साइनस विनोसस है एक छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे बॉडी के हर एक पार्ट से आके ब्लड यहाँ पर पोर किया जाता है, पूरा ब्लड आके यहाँ पर आके बेसिकली गिरेगा। ठीक है, अब यहां से जैसे ही ब्लड आके यहाँ पे गिरता है, गिरने के बाद अब इस ब्लड को आगे की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ क्या है, मिड डॉर्सल, जैसे सपोज करो अब ये मेरी पूरी बॉडी है। ठीक है, इस समय आप जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वेंट्रल पार्ट है और ये पीछे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, डॉर्सल पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है, ब्रेंकियोस्टोमा का ऊपर वाला पार्ट तो डॉर्सल वाला हो गया, ये पार्ट क्या है आपका, डॉर्सल पार्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, वेंट्रल पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये वेंट्रल हो गया। जैसे सपोज करो अभी अचानक से मैं लेट जाऊं, तो लेटना, अगर मैं पेट के बल लेटूं तो क्या होगा, पेट के बल लेटने से मेरा जो पीठ है ऊपर की तरफ होगा। तो सेम चीज ऐसे मानो कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है वो पेट के बल लेटा हुआ है, तो जब पेट के बल लेटा होगा तो पीठ वाला पार्ट उसका ऊपर होगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये डॉर्सल होगा और नीचे वाला पार्ट क्या है, वेंट्रल है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझना है कि अब ये जो अभी साइनस विनोसस मैंने आपको बताया, तो साइनस विनोसस क्या है, एक छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर बाकी ब्लड वेसल्स आके पोर करते हैं, यानी जो भी ब्लड दूसरे पार्ट से लेके आएंगे वो साइनस विनोसस के अंदर पोर कर दिएंगे। ठीक है, अब साइनस विनोसस के अंदर क्या है, एक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, साइनस विनोसस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जैसे ही साइनस विनोसस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब ब्लड को आगे की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, अब ब्लड को आगे की तरफ भेजने के लिए हम देखते हैं कि वेंट्रल पॉइंट में, वेंट्रल भी अगर बात करें तो कौन सा पॉइंट होगा, मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल पॉइंट पे हमें एक मोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। इस मोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेंट्रल अयोटा। इसको क्या नाम देंगे, वेंट्रल अयोटा बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वेंट्रल अयोटा है ये एंडोस्टाइल के नीचे होता है। ठीक है, एंडोस्टाइल के नीचे प्रेजेंट होने के लिए, होने की वजह से इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं वेंट्रल अयोटा ऑफ सब एंडोस्टाइलर वेसल, या इसको हम सब एंडोस्टाइलर ब्लड वेसल भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो साइनस विनोसस है, साइनस विनोसस से आगे एक ट्यूब निकलती है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलेंगे वेंट्रल अयोटा। नाम याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल अयोटा। अब जैसे ही वेंट्रल अयोटा से ब्लड आगे की तरफ जाएगा, अब होगा क्या, इस वेंट्रल अयोटा से दो डिफरेंट आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान दो, इस तरीके से दो दो डिफरेंट आर्टरीज, यानी यहां पर क्या है, वेंट्रल अयोटा से पेयर में आर्टरीज निकलती हैं। इस तरीके से पेयर में आर्टरीज निकल रही है, इस तरीके से पेयर में यहां पर आर्टरीज निकल रही है। और ये जो आर्टरीज निकलती हैं डायरेक्टली फेरिंग्स को सप्लाई है, जो गिल स्लिट्स है वहां पे जो गिल बार्स हैं उन गिल बार्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे ही आर्टरीज निकलेंगी, अब क्योंकि ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, उसको फेरिंग्स वाले पार्ट के आगे जो गिल स्लिट वाला पार्ट है वहां पर सप्लाई कर रही है, इसलिए इन आर्टरीज का अब नाम होने वाला है ब्रेंकियल आर्टरी।
इनको क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल आर्टरी, क्योंकि क्या है ये गिल्स वाले रीजन को सप्लाई करती हैं, इसलिए अब इनको क्या नाम दिया जाएगा, गिल्स, या इसको बोला जाएगा प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वेंट्रल अयोटा से इस तरीके से पेयर में, इस तरीके से पेयर में आप दिख रहा है आपको, इस तरीके से पेयर में आर्टरीज निकलती हुई दिख रही हैं। इन पेयर से निकलने वाली आर्टरीज को बोला जाता है ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, क्योंकि ये गिल स्लिट वाले रीजन को सप्लाई करती हैं। तो जैसे ही ये यहां से ब्रेंकियल आर्टरी निकलेगी, अब ये ब्रेंकियल आर्टरी क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर वो जो गिल रॉड्स है या गिल बार्स है उनके बारे में बताया था कि प्राइमरी गिल बार्स होता है, सेकेंडरी गिल बार्स होता है। तो यहां पर ये जो ब्रेंकियल आर्टरी आपको निकलती हुई दिख रही है, ये ब्रेंकियल आर्टरी क्या करती है, प्राइमरी गिल बार को सप्लाई करती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसको सप्लाई करती है, प्राइमरी गिल बार को सप्लाई करती है। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी ब्रेंकियल आर्टरी प्राइमरी गिल बार को सप्लाई करती है, इसलिए इसका अब जो नाम होगा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, ये ब्रेंकियल आर्टरी है, लेकिन ये क्या है, ब्लड को लेके जा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, और प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी गिल बार को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यहां से प्राइमरी गिल बार को यहां पे सप्लाई करेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हार्ट है नहीं, ठीक है, तो ब्लड को थोड़ी ऊंची डिस्टेंस तक ले जाने के लिए उतना प्रेशर कहां से बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हर एक वेसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर होती है, उसके अलावा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि प्राइमरी गिल बार को सप्लाई करने से पहले यहां पर ये जो प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, यहां पर कुछ इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बल्बिलस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बल्बिलस बोलेंगे। और बल्बिलस का काम क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बल्बिलस का काम होगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो दो आपको प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी दिख रहा है, ये क्या करेंगे, दोनों साइड के गिल बार्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक इस साइड वाले गिल बार को और दूसरे साइड वाले गिल बार्स को इस तरीके से सप्लाई करते हैं, इसलिए यहां पर ये आपको दो प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जब प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी आगे की तरफ जाएगा तो वहीं पर क्या हो गए, कुछ सेकेंडरी गिल बार्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी और सेकेंडरी, ये जो आपका यहाँ पे सेकेंडरी गिल बार्स है उसको भी सप्लाई करना है। तो यहीं से ये जो प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, यहीं से इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती है और ब्रांचेस इस तरीके से सेप्टा से पास आउट होके जाती है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेप्टा बन रहा है, इस सेप्टा को हम सेप्टी स्नैप्टिकुल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सैनेप्टिकुल या सैनेप्टिकुल्स बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर ये क्या है, ये इसका काम क्या होगा, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका काम क्या होगा कि ये प्राइमरी गिल बार को सेकेंडरी गिल बार से कनेक्ट करता है। और यहां पर होगा क्या कि जैसे ही प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जाएगी, यहां से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेसल्स। इनको क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेसल्स। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्स वेसल्स क्या है, डायरेक्टली सेकंड, ये जो आपका सेकेंडरी गिल बार्स है उसको जाएगा और वहां पर भी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साइनस विनोसस में ब्लड आएगा, साइनस विनोसस से ब्लड अब क्या है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, साइनस विनोसस से ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ेगा और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल एओर्टा बोलते हैं। और वेंट्रल एओर्टा से इस तरीके से दो प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती हैं, ये चीज आपको याद रखें, दो प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलेगी, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये वेंट्रल एओर्टा से क्या है, दो प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी निकल रही है और ये जो प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी जहां पर निकल रही है उससे पहले यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बल्ब, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको बल्बिलस बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इसको आगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे भेजने का काम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर ब्लड वेसल प्राइमरी गिल को सप्लाई करेगी, गिल बार को सप्लाई करेगी, तब इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। और उसके बाद आगे जाके ब्रांच होकर अगर सेकेंडरी गिल बार्स को सप्लाई कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर सेकेंडरी गिल बार्स को सप्लाई किया जाएगा तब नाम हो जाएगा सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी,
प्राइमरी गिल बार को सप्लाई किया जाएगा तब क्या बोलेंगे, प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो ध्यान रखना है कि वेंट्रल एओर्टा से जब यहाँ पे आर्टरी निकलता है तो डायरेक्टली प्राइमरी गिल बार को सप्लाई करता है, लेकिन प्राइमरी गिल बार से ही क्या होगा, वहां से ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने के बाद सेकेंडरी गिल बार्स को भी सप्लाई किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा। अब आगे की तरफ बढ़ने से यानी यहां से सपोज करो कि वेंट्रल साइड में साइनस विनोसस है, आगे गया यहां पर, ये आपका वेंट्रल, ये वाला वेंट्रल एओर्टा हो गया। वेंट्रल एओर्टा से अब ब्लड इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से। यहां पर आप देखो, यहां पे इस तरीके से साइड में जाएगा। तो ये बीच में जो मेरा स्टर्नम वाला पार्ट है उसको मान लो, जो स्टर्नम सेंटर वाला पार्ट है उसको हम मान लेते हैं वेंट्रल एओर्टा, ठीक है। वेंट्रल एओर्टा से ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ा, ऊपर की तरफ जाके अब पीछे की तरफ मान लेते हैं कि दो मेरे पास, जैसे जैसे पीठ के पास क्या होगा, साइड में मान लेते हैं दो डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि इस तरीके से ब्रांचिंग निकलेगी, दो ब्रांचिंग निकलेगी। एक होगा प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी इधर से निकलेगा और प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी इधर निकलेगा, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, ये इधर से नीचे से निकलने के बाद आप पीछे से जाके जो डॉर्सल एओर्टा है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास ये सिंपल सा वेंट्रल एओर्टा है और ऊपर की तरफ इस तरीके से दो डॉर्सल एओर्टा है। तो यहां से दो इस तरीके से क्या निकल रही है, दो इस तरीके से सिंपल सी एफरेंट आर्टरी निकल रही है। तो ये वाला इस अपने साइड से जाकर जुड़ जाएगा और ये वाला इस तरीके से अपने साइड से जुड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब गिल बार को सप्लाई किया जाता है उस समय तक इसको हम एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही गिल बार से अब बाहर आता है आर्टरी, तब इसका नाम चेंज हो जाता है, अब इसका नाम हो जाएगा इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। ध्यान रखना है, वेंट्रल एओर्टा से गिल बार तक जाएगा तब उसको बोलेंगे एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, लेकिन जैसे ही गिल बार के बाद अब वो जाएगा डॉर्सल एओर्टा के पास। तो यहां पर ध्यान देंगे, इस तरीके से दो डॉर्सल एओर्टा देखने को मिलेगा, दोनों अपने अपने साइड में होगा, और जो राइट डॉर्सल एओर्टा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, डायलेटेड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां से क्या होगा, जैसे ही गिल बार से आर्टरी बाहर निकलती है, अब उसका नाम क्या हो जाएगा, उसको आप बोलेंगे इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। और ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी आपके डॉर्सल एओर्टा के अंदर जाके अपने ब्लड को जाके पोर कर देता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी डॉर्सल एओर्टा के अंदर जब ब्लड को मतलब कि पोर करने वाला होता है, उससे पहले यहां पर आपको कैपिलरीज का एक नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, और इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम ग्लोमस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लोमस है वो नेफ्रीडिया के समवट फंक्शन करता है, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने में काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब पीछे की तरफ ये जो डॉर्सल एओर्टा है, ये डॉर्सल एओर्टा आगे जाके कैरोटिड आर्टरी बनाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आगे जाके क्या बना देगा, कैरोटिड आर्टरी बना देगा, ठीक है। लेकिन वही डॉर्सल एओर्टा अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जाए तो फेरिंग्स के जस्ट पीछे क्या होता है, ये दोनों डॉर्सल एओर्टा आपस में फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मीडियन डॉर्सल एओर्टा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन डॉर्सल एओर्टा बोलेंगे। अब ये जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है, अब इसी मीडियन डॉर्सल एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। कुछ ब्रांचेस क्या है, इंटेस्टाइन को सप्लाई करेंगी, कुछ बेसिकली जो मसल्स के अंदर जो कैविटीज हैं उनको सप्लाई की जाएंगी। उसके अलावा कुछ मेटाप्लूरल फोल्ड्स होता है, डॉर्सल फिन्स होता है, उनको सप्लाई करने का यहाँ पर काम किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। सो यहां से बहुत सारी इस तरीके से आपको ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है, जैसे सपोज करो यहां पर इंटेस्टाइनल आर्टरी है, इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगी, ठीक है। अभी जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है, जैसे पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जैसे ये टेल में एंटर करेगा, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा कॉर्डल आर्टरी। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्डल आर्टरी। अब यहां से डॉर्सल एओर्टा से बहुत सारी इस तरीके से ब्रांचेस निकलती है, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है, यहां से आपका क्या निकला, इस तरीके से इंटेस्टाइनल आर्टरी। अब ये जो इंटेस्टाइनल आर्टरी है, ये इंटेस्टाइन के आगे जाके इस तरीके से प्लेक्सस बना देगा, मतलब कि कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना देगा जिसको हम इंटेस्टाइनल प्लेक्सस बोलते हैं। और यहाँ पे ब्लड का जो भी ट्रांसफ्यूजन होना है, जो भी यहाँ पे फूड को कलेक्ट करना है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करना है, करने के बाद अब ये क्या करेगा, इस तरीके से यहां से जैसे कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करने के बाद अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटेस्टाइनल वेन में। तो इंटेस्टाइनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है इंटेस्टाइन के पास, फिर वहां से ब्लड को कलेक्ट करने के बाद अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटेस्टाइनल वेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और पीछे की तरफ ये जो कॉर्डल आर्टरी है, कॉर्डल आर्टरी फिर क्या करेगा,
कि जो टेल वाला रीजन है, टेल वाले रीजन में सप्लाई करेगा और फिर वहां से कलेक्ट करके चीजें जब दोबारा वापस आना चाहता है तब ये कॉर्डल आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्डल वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉर्डल वेन में कन्वर्ट होने के बाद अब ये सारा का सारा एक कॉमन आर्टरी के अंदर पोर किया जाता है और ये जो कॉमन आर्टरी है वो इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए इस आर्टरी को हम बोलते हैं सब इंटेस्टाइनल आर्टरी। इसको क्या बोला जाता है, सब इंटेस्टाइनल आर्टरी। तो जो भी चीज है चाहे वो टेल वाले पार्ट से हो या इंटेस्टाइन वाले पार्ट हो, उन सब से जो भी कलेक्शन हुआ है सारा ब्लड कलेक्ट करके सब इंटेस्टाइनल वेन के अंदर पोर कर दिया जाता है। और अब ये जो सब इंटेस्टाइनल वेन है ये आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाने के बाद आप ध्यान से देखो, ये सब इंटेस्टाइनल वेन आगे की तरफ गया और आगे की तरफ जाने के बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोला जाता है मिडगट डाइवर्टिकुलम। जैसे ही ये आपका ये जो सब इंटेस्टाइनल वेन है, सब इंटेस्टाइनल वेन जैसे ही मिडगट डाइवर्टिकुलम के पास जाएगा वैसे ही जाने के बाद अब इसका नाम हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन। इसका नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हिपैटिक पोर्टल वेन से बहुत सारी इस तरीके से कैपिलरीज अंदर निकल रही हैं, ठीक है। मिडगट डाइवर्टिकुलम के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज निकलेंगी, मिडगट को के अंदर ये सप्लाई करेंगी। सप्लाई करने के बाद सारा का सारा जो कलेक्ट करने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ आएगी अब इसका नाम बदल जाएगा। पहले इसका नाम क्या था, हिपैटिक पोर्टल वेन, लेकिन जैसे अभी कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करते ही इसका नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिपैटिक वेन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हिपैटिक वर्ड क्यों बोला जाता है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है, मिडगट डाइवर्टिकुलम बेसिकली लिवर की तरह फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा इसको क्या बोलेंगे, मिडगट डाइवर्टिकुलम की वजह से इसको हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे ही आएगा इसको हिपैटिक वेन बोल देंगे, ठीक है। अब हिपैटिक वेन क्या करेगा, जो भी ब्लड लेगा उसको लेने के बाद दोबारा से किसमें मतलब कि पोर कर देता है, साइनस विनोसस के अंदर इस तरीके से पोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कुछ आपको कार्डिनल वेन्स भी देखने को मिल जाते हैं, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, एंटीरियर कार्डिनल वेन्स। तो यहां पर जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स या जो एंटीरियर कार्डिनल वेन्स है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो लेटरल साइड होता है, ठीक है, बॉडी का जो मिड लेटरल साइड या वेंट्रोलेटरल साइड होता है, वेंट्रोलेटरल साइड से ब्लड को कलेक्ट करने के साथ, यानी जो वेंट्रोलेटरल साइड, अगर सपोज करो ये वेंट्रल साइड है मेरा और वेंट्रल में भी ये वाला पार्ट ये हो गया, इसको बोलेंगे वेंट्रोलेटरल साइड। तो ये जो वेंट्रोलेटरल साइड है वहां से ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका होता है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। एंटीरियर कार्डिनल वेन क्या करेगा, एंटीरियर वाले पार्ट से कलेक्ट करेगा, पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर से कलेक्ट करता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट से ये क्या करेगा, कार्डिनल वेन ब्लड को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद फेरिंग्स के जस्ट पीछे दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद ये कॉमन कार्डिनल वेन या इसको हम डक्टस कुवेरी भी बोलते हैं, और ये डक्टस कुवेरी दोबारा से जाके किस में ओपन होगा, साइनस विनोसस में ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक आपको और देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं पैराइटल वेन, ठीक है। तो यहां पर भी दो पैराइटल वेन्स होते हैं, ये डॉर्सल बॉडी वॉल से, पैराइटल वेन्स का काम क्या होता है कि जो डॉर्सल बॉडी वॉल्स हैं, डॉर्सल बॉडी वॉल से ब्लड को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद ये भी कहां पर ओपन कर देते हैं, साइनस विनोसस में ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है। तो एक बार फटाफट मैं इन सारी चीजों को समअप कर देता हूं सो दैट कि आपको ये सारी चीजें दोबारा से एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि साइनस विनोसस यहाँ पर क्या है, हार्ट के जैसा फंक्शन करता है, बट वो एक्चुअल में हार्ट नहीं होता, एक सिंपल सा स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वहीं पर इस साइनस विनोसस के अंदर सारी आर्टरी, सारी वेन्स आके पोर करती हैं। अभी हमने देखा कि साइनस विनोसस के अंदर कौन कौन से आके चीजें पोर कर रही हैं, एक तो हिपैटिक वेन हो गई, उसके अलावा आपकी क्या हो गई, ये जो डक्टस कुवेरी की बात करें या फिर कॉमन कार्डिनल वेन हो गया, उसके बाद ये पैराइटल वेन हो गया, ये तीनों चीजें यहीं पर आकर ओपन होती है, ठीक है। तो जैसे ही साइनस विनोसस के अंदर ब्लड आता है, अब इस ब्लड को आगे की तरफ भेजा जाता है। आगे की तरफ किससे भेजा जाएगा, वेंट्रल एओर्टा से, ठीक है। वेंट्रल एओर्टा जैसे ही आगे की तरफ जाएगा, इसके अंदर ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो ब्रांचिंग है वो प्राइमरी गिलबार को सप्लाई करती है, इसलिए इसको हम प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही गिलबार्स को सप्लाई कर दिया जाएगा, गिलबार्स के बाहर जैसे ही निकलेगा उसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, बीच बीच में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे बल्बिलस देखने को मिलता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को ऊपर ले जाने में मदद करता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम देखते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ डॉर्सल एओर्टा में एंटर करने से पहले जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है
वो क्या करता है, वहां पर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाता है जिसको ग्लोमस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमस बोलते हैं, या फिर बेसिकली इसको हम वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये डोर्सल एओर्टा के अंदर ब्लड को पोर कर देता है। डोर्सल एओर्टा आगे की तरफ एंटीरियर रीजन में जब जाएंगे तब ये बेसिकली कॉमन कैरोटिड आर्टरीज का फॉर्मेशन करती है, लेकिन पीछे की तरफ फेरिंग्स के जस्ट पीछे की तरफ ये क्या है, आपस में फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद एक कॉमन एओर्टा का फॉर्मेशन करती है जिसको मीडियन डोर्सल एओर्टा बोलते हैं। अब ये जो मीडियम डोर्सल एओर्टा है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को ये सप्लाई करता है। ठीक है, जिसमें से एक इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, तो जब ये इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है तब तो उसको नाम देंगे इंटेस्टाइनल आर्टरी। अब ये इंटेस्टाइनल आर्टरी इंटेस्टाइन के पास जाएगी, वहां पे बहुत सारे कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाएगी, तो उसको बोला जाता है इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। वहां पे सारा ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहां से फूड एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद दोबारा से अभी क्या है, जब रिटर्न होगी तब इसका नाम हो जाएगा इंटेस्टाइनल वेन। ठीक है, अब ये सारी जो इंटेस्टाइनल वेन है वो एक कॉमन वेन के अंदर अपने आप को पोर करेगी, और इस कॉमन वेन को हम बोलते हैं सब इंटेस्टाइनल वेन। अब इसको सब इंटेस्टाइनल वेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां से ब्लड को लेके जाएगी। ब्लड को लेके जाने के बाद जैसे ही फेरिंग्स के जस्ट पीछे पहुंचेगी, ये क्या है, ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है, ये जो आपका सब इंटेस्टाइनल वेन है, ये मिडगट डाइवर्टिकुलम को सप्लाई करता है। तो उसका जस्ट लोअर वाला पार्ट है, जैसे ही ये यहाँ पे फेरिंग्स के पास आता है, अब इसका नाम बदल जाता है, अब इसको हिपैटिक पोर्टल वेन बोलेंगे। ठीक है, अब हिपैटिक पोर्टल वेन से क्या होगा, बहुत सारी कैपिलरीज निकलेंगी और ये कैपिलरीज मिडगट डाइवर्टिकुलम को सप्लाई करती हैं। उसके बाद क्या है, यही इसका नाम अब बदल जाएगा। अब जब ये वापस से चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगी तब इसका नाम हो जाएगा हिपैटिक वेन। ठीक है, अब ये हिपैटिक वेन आगे जाके किस में ओपन होती है, आपके साइनस विनोसस के अंदर, और वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट चीज कि सपोज करो कि सिंपल सा जो वेंट्रोलेटरल पार्ट है, जो बॉडी का वेंट्रोलेटरल पार्ट्स होते हैं, वहां से ब्लड को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, आपका कार्डिनल वेन्स का होता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट से होगा तो एंटीरियर कार्डिनल वेन बोलेंगे, पोस्टीरियर से होगा तो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स बोलेंगे। तो ये कार्डिनल वेन्स क्या करती है, आपस में एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन से ब्लड को कलेक्ट करती है, और फेरिंग्स के जस्ट पीछे फ्यूज होके ये कॉमन कार्डिनल वेन या डक्टस कुवेरी का फॉर्मेशन करती है, और ये फिर से ये भी जाके साइनस विनोसस में ओपन होता है। अब क्या होगा, बॉडी का जो डॉर्सल बॉडी पार्ट्स है या जो डॉर्सल बॉडी वॉल्स है, वहां से ब्लड को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, पैराइटल वेन्स का। पैराइटल वेन्स भी क्या करेगा, डॉर्सल बॉडी वॉल्स, दोनों साइड के डॉर्सल बॉडी वॉल से ब्लड को कलेक्ट करेगा, फिर फ्यूज होकर दोबारा किसके अंदर ये सप्लाई कर देता है, साइनस विनोसस के अंदर सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलेशन किसके अंदर होता है, ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरा सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को वन बाय वन करके पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर वेसल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसके अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स अभी हमने पढ़ा, चाहे वो प्राइमरी ब्रैंकियल आर्टरी हो गया, प्राइमरी ब्रैंकियल वेन्स हो गया, या फिर इंटेस्टाइनल वेन्स हो गया, यहाँ पे जितने भी आर्टरीज या वेन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है। यानी हम आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फिर भी हम उनको आर्टरी और वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर हम ब्लड वेसल्स को आर्टरी और वेन्स के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो समवट सिमिलरिटी शो करने के लिए हम यहाँ पर आर्टरी और वेन्स बोलते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरीके का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर आप देखेंगे कि जो एंडोथीलियल की लाइनिंग एब्सेंट होती है, बट अगर हम डॉर्सल एओर्टा को छोड़ दें तो उसके अलावा क्या है, यहाँ पर आपको कहीं भी एंडोथीलियल की लाइनिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होता है वहां पर एंडोथीलियल लाइनिंग एब्सेंट होता है, बस एक्सेप्शन के तौर पर हम डॉर्सल एओर्टा को छोड़ देंगे, यहाँ पर एंडोथीलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होता आर्टरीज और वेन्स को, लेकिन हायर कॉर्डेट से सिमिलरिटी शो करने के लिए हम उसको आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में तो फ्लो होता ही होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ब्लड है वो आपको लिम्फ स्पेसेस के अंदर भी बहता हुआ दिखता है, जैसे कि मेटाप्लूरल फोल्ड्स हो गया। तो नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं, वहां पर भी ब्लड बहता हुआ दिखेगा आपको। उसके अलावा डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स के अंदर भी ब्लड आपको फ्लो होता हुआ दिखता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं साइनस विनोसस। साइनस विनोसस अभी हमने पढ़ा था, ये कैसा होता है, स्मॉल थिन वॉल्ड सेक होता है, जो कि कहाँ है, पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंग्स और मिडगट डाइवर्टिकुलम के पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। यानी
यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो ब्लड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आता है और साइनस विनोसस में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद साइनस विनोसस से ब्लड को आगे की तरफ पंप कर दिया जाता है वेंट्रल एओर्टा में। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको वेंट्रल एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रल एओर्टा की। तो वेंट्रल एओर्टा बेसिकली क्या है, एक लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी है। तो ये एक लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी है जो कि मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है। मिड वेंट्रली का मतलब वेंट्रल साइड में होगा और वेंट्रल साइड में भी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मिड वेंट्रली लोकेटेड होगा, ठीक है। उसके अलावा ये चीज आपको याद रखना है कि ये एंडोस्टाइल के नीचे होता है, इसलिए इसको हम सब एंडोस्टाइलर आर्टरी भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता है कहां से, साइनस विनोसस से, ठीक है। यानी इसका ओरिजिन कहां से होता है वेंट्रल एओर्टा का, तो साइनस विनोसस से ओरिजिनेट होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। जो वेंट्रल एओर्टा है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले ये ब्लड को आगे की तरफ ले जाने का काम करता है, यानी एंटीरियरली ब्लड को मूव करवाता है। उसके अलावा यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब वेंट्रल एओर्टा से आप देखेंगे कि बहुत सारे लेटरल एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, ठीक है, जो कि प्राइमरी गिल बार्स को सप्लाई करते हैं, यानी पेयर्स के अंदर यहाँ पे ब्रांचिंग होना स्टार्ट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि हर एक गिल बार के नीचे यहाँ पर आपको एक पल्सटाइल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है जिसको हम बल्बिलस या बल्बिली बोलते हैं। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, इसको हम बल्बिलस या बल्बिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं कनेक्शन विद डोर्सल एओर्टा कि डोर्सल एओर्टा से कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर एफरेंट वेसल्स निकलता है जो कि फेरिंग्स को सप्लाई करेगा, और उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसका नाम हो जाता है इफरेंट ब्रेंकियल वेसल, ठीक है। अब ये जो इफरेंट ब्रेंकियल वेसल है ये अपने साइड के लिटरल डोर्सल एओर्टा में जाके खुलता है, लेकिन डोर्सल एओर्टा से खुलने से पहले यहाँ पर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनता है जिसको हम ग्लोमस बोलते हैं, ठीक है, जो कि नेफ्रीडियम से एसोसिएटेड होता है, यानी नेफ्रीडियम जैसा काम करता है, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है इसका। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं डोर्सल एओर्टा। तो डोर्सल एओर्टा आपको दो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम डोर्सल एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, और दोनों डोर्सल एओर्टा अपने अपने साइड एक एक होता है, ठीक है। उसके अलावा जो डोर्सल एओर्टा है आगे की तरफ जाके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाता है जो कि ओरल हुड रीजन को सप्लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट डोर्सल मतलब एओर्टा है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है, डायलेटेड होता है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। लेकिन जो डोर्सल एओर्टा है पीछे की तरफ आपस में यूनाइट होके, यानी फेरिंग्स के जस्ट पीछे वो क्या होगा, यूनाइट होगा। यूनाइट होने के बाद मीडियन डोर्सल एओर्टा का फॉर्मेशन करता है। जैसा अभी हमने देखा था कि आगे इस तरीके से दो था लेकिन पीछे की तरफ सिंगल सा एक ही जा रहा था जिसको हम मीडियन डोर्सल एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मीडियन डोर्सल एओर्टा है वो पीछे की तरफ रन करता है, कहाँ, नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होगा और यहीं से ये आगे की तरफ जाके कॉर्डल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लड है इसी की मदद से पीछे की तरफ फ्लो करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डोर्सल एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज निकलेगी जो कि मायोसील, लिम्फ स्पेसेस, मायोटॉम्स इन सबको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो मीडियन डोर्सल एओर्टा है वो इंटेस्टाइनल वॉल को सप्लाई करता है और उसको सप्लाई करने के लिए इंटेस्टाइनल आर्टरीज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा ये कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करता है जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखो ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, बिकॉज ये सारी वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपकी स्टडीज होप अच्छी चल रही होंगी। अगर फिर भी किसी टॉपिक पे डाउट बन रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं सब इंटेस्टाइनल वेन। सब इंटेस्टाइनल वेन क्या होता है, ये इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होता है और यहीं पर क्या होगा, जितने भी अलग अलग पार्ट से जो ब्लड आ रहा होता है उसको यहाँ पर पोर कर दिया जाता है, ठीक है। सो क्या होगा,
कि जो ब्लड है टेल रीजन से, उसके अलावा मिड वेंट्रल कॉर्डल वेन्स, ये सारी की सारी चीजें आके यहीं पर आके पोर करती हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो स्मॉल मीडियम लॉन्गिट्यूडनल इंटेस्टाइनल वेन है वो प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती है, वो बाद में वो यहीं पे आके ओपन होंगी, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं। तो जो सब इंटेस्टाइनल वेन है मिड गट डाइवर्टिकुलम के पास जाएगा, तब उसका नाम किसमें चेंज हो जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में चेंज हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर ये प्रिमिटिव प्रिकर्सर होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दिख रहा है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है, और हम बोल सकते हैं कि ब्रैंकियोस्टोमा पहला वो मेंबर है जिसके अंदर हमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिल रहा है, और हम बोल सकते हैं कि ये एक एंसेस्ट्री शो करता है, या यहीं से डेवलपमेंट के बारे में हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन की बात करें तो ये सब इंटेस्टाइनल वेन से ओरिजिनेट होता है, और ये मिडगट डाइवर्टिकुलम के वेंट्रल पॉइंट पे रन करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है, यहाँ से बहुत सारे मतलब कि कैपिलरीज निकलती हैं, जो कि पूरा का पूरा कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाती है मिडगट डाइवर्टिकुलम के अराउंड, ठीक है, और न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं। उसके बाद जैसे ही न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसके बाद सारी कैपिलरीज एक कॉमन वेन के अंदर ओपन होती है, जिसको हिपैटिक वेन बोलते हैं। तो अभी हमने देखा था कि मिडगट डाइवर्टिकुलम है, नीचे वाला पार्ट क्या था हमारा, हिपैटिक पोर्टल वेन, या आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रहा था, हिपैटिक वेन में कन्वर्ट हो रहा था, और सारे नेटवर्क कैपिलरीज इसी हिपैटिक वेन से कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कार्डिनल वेन। कार्डिनल वेन अभी हमने देखा कि ये है कार्डिनल वेन, एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जो वेंट्रोलेटरल रीजन है बॉडी का, ठीक है, वहां से ब्लड को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, आपका कार्डिनल वेन्स का काम होता है, ठीक है। अगर एंटीरियर पार्ट से कलेक्ट करना है तो एंटीरियर कार्डिनल वेन करेगा, पोस्टीरियर पार्ट से कलेक्ट करना है तो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन करेगा, ठीक है। और ये फेरिंग्स के पीछे जस्ट फ्यूज होके एक कॉमन कार्डिनल वेन का फॉर्मेशन या डक्टस कुवेरी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो फाइनली जाके साइनस विनोसस में ही खुलते हैं, ये बात भी आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराइटल वेन। पैराइटल वेन का काम क्या है कि जो डॉर्सल बॉडी वॉल है, डॉर्सल बॉडी वॉल से ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका होता है, आपका पैराइटल वेन का होता है। ये भी पैराइटल वेन क्या है, फाइनली जाके कहां पर ओपन होगा, साइनस विनोसस में ही ओपन होता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सारी चीजें सबसे पहले साइनस विनोसस में आती है, साइनस विनोसस से वेंट्रल एओर्टा की मदद से आगे की तरफ जाएगा, वेंट्रल एओर्टा में क्या होगा, इस तरीके से ब्रांचिंग होगी, जो कि प्राइमरी गिल बार को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से इसको हम प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बोलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बल्बिलस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही गिल बार से बाहर निकलेगा तब इसका नाम चेंज हो जाएगा इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी डॉर्सल एओर्टा को सप्लाई करता है, लेकिन डॉर्सल एओर्टा को सप्लाई करने से पहले बीच में यहाँ पे कैपिलरी का एक नेटवर्क बनता है, जिसको ग्लोमुलस बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे ही डॉर्सल एओर्टा में ब्लड चला जाएगा, डॉर्सल एओर्टा आगे जाके कैरोटिड आर्टरी बनाता है, लेकिन पीछे की तरफ फ्यूज होके ये क्या बनाता है, मीडियन डॉर्सल एओर्टा बनाता है। मीडियन डॉर्सल एओर्टा से बहुत सारे इंटेस्टाइनल आर्टरीज निकलती हैं, वो इंटेस्टाइनल को सप्लाई करेगी, फिर वहां से ब्लड कलेक्ट करने के बाद इंटेस्टाइनल वेन एक कॉमन आर्टरीज में जाती है, कॉमन वेन में जाती है, जिसको हम सब इंटेस्टाइनल वेन बोलते हैं। सब इंटेस्टाइनल वेन क्या होगा, मिडगट डाइवर्टिकुलम के वेंट्रल पार्ट में इसका नाम हिपैटिक पोर्टल वेन हो जाएगा। हिपैटिक पोर्टल वेन से बहुत सारी कैपिलरीज निकलेंगी, वहां से फूड प्रोसेसिंग होने के बाद सारी कैपिलरीज एक कॉमन वेन में ओपन होगी, जिसको हिपैटिक वेन बोलेंगे। अब ये हिपैटिक वेन साइनस विनोसस में खुल जाएगा। उसके अलावा क्या है, बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका होता है, कार्डिनल वेन्स का होता है, ये भी फ्यूज होके साइनस विनोसस में खुलेगा। उसके बाद आपका जो पैराइटल वाला पार्ट है, जो बेसिकली अगर हम बात करें कि सिंपल सा डॉर्सल वाला पार्ट है, वहां पे ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका होता है, आपका सिंपल सा ये पैराइटल वेन्स का होता है, वो भी फाइनली आपके इस पर्टिकुलर साइनस विनोसस में ही खुलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ प्रेजेंट नहीं होता, लिम्फ एब्सेंट, या बोल सकते हैं जो लिम्फ होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर एक एब्सेंट बेसिकली एक स्पेस खाली बच जाता है, जिसको हम लिम्फेटिक स्पेसेस या साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो लिम्फेटिक स्पेस जिसको हम मेटाप्लोरल फोल्ड्स बोलते हैं, यहाँ पे भी कलरलेस ब्लड क्या है प्रेजेंट होगा, उसके अंदर ल्यूकोसाइट बेसिकली नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जितना भी वहां पे जो ब्लड भरा हुआ होता है
तो वहीं पर जो आउटसाइड द वाटर है, जैसे सपोज करो अभी हमने ब्रेंकियोस्टोमा का डायग्राम देखा था, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मेटाप्लूरल फोल्ड होता है। तो यहां पर क्या होगा, जाके फिल होगा ब्लड, और यहीं पे जो गैसेज एक्सचेंज होता है बाहर के पानी से, वो यहां पर हो रहा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जितना भी एनिमल को मैक्सिमम गैसेज एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है वो यहीं पर होती है। ये चीज आपको याद रखना है, गैसेज एक्सचेंज का काम यहीं पर हो रहा होता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ये ब्लड फ्लो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आई होप ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर जो सर्कुलेशन का पार्ट था वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।